नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे दिग्गजों का आना 24 का बहाना। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। ऐसे में भाजपा के तमाम केंद्रीय नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं और इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह सबसे पहले नरेंद्रनगर के मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शामिल होंगे। इसके बाद अमित शाह भाजपा प्रदेश मुख्यालय भी आएंगे। यहां पर मुख्यालय में 3 घंटे वो पार्टी पदाधिकारियों व सरकार के मंत्रियों से 3 अलग अलग बैठकों पर चर्चा करेंगे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन की नब्ज टटोलेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उनका बद्रीनाथ जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। योगी और अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री का भी उत्तराखंड दौरा है, जिसके लिए सरकार और संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश और आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन सीमा से सनातन व सुरक्षा का संदेश भी लेंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे बेहद खास माने जा रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि राज्य की जनता अब भाजपा नेताओं की बातों में नहीं आने वाली है। जनता सब समझ चुकी है और इस बार भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के तमाम केंद्रीय नेताओं के दौरे ताबड़तोड़ शुरू होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सबसे पहले नरेंद्रनगर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शामिल होंगे। बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की मेजबानी का मौका इस बार उत्तराखंड को मिला है। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक और अखिल भारतीय पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस के संबंध में चर्चा हुई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। क्योंकि हमारा राज्य देखिए 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, इधर हिमाचल की सीमा से लगा हुआ है। उन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, उन सब गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो विकास से संबंधित जो हिमालय राज्यों की अलग एक अपनी आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, उन जरूरतों पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी एज पर एजेंडा जो होगा उस पर सभी पर बात होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्रनगर में होने वाली बैठक के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय भी आएंगे। मुख्यालय में 3 घंटे वो पार्टी पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों से 3 अलग अलग बैठकों में चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन की नब्ज टटोलेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उनका बद्रीनाथ जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। योगी और अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री का भी उत्तराखंड दौरा है, जिसके लिए सरकार और संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश, नारायण आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन सीमा से सनातन व सुरक्षा का संदेश भी देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे बेहद खास माने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य की जनता भाजपा नेताओं की बातों में नहीं आने वाली। जनता सब समझ चुकी है और इस बार भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और हमारे नेता सभी जनता की सेवा में संलग्न रहते हैं। इसलिए समय समय पर उनके प्रवास के कार्यक्रम रहते हैं। इसी क्रम में हमारे गृह मंत्री जी 7 तारीख को उत्तराखंड के दौरे पर है। उनका कार्यक्रम देहरादून में भी है और नरेंद्रनगर में भी है और पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा 12 तारीख को हमारे यशस्वी नेता, विश्व प्रख्यात नेता
नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, वो भी पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यह हम सब के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए कई परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, उनके आने के बाद हमें और सौगातें मिलेंगी। उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए, उनको आने दीजिए। जिस प्रकार से राज्य की स्थिति है, डेंगू से सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए। उनके दौरों का कितना प्रभाव पड़ता है तो ये आपको पता लगेगा। पूरे राज्य के सारा राज्य आपदाग्रस्त है। पूरे राज्य में आपदा आई हुई, सैकड़ों मार्ग बंद हैं आज भी। पूरा 4 धाम यात्रा में पूरी सड़कें देख लीजिए, ऑल वेदर रोड के हाल देख लीजिए। तो अब जनता जवाब देगी, दौरे कितने भी कर लें, लेकिन निश्चित तौर पे जो जनता ने पीड़ा और कष्ट सहे हैं उसका जवाब मिलेगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले भाजपा के दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सरकार से लेकर संगठन तक गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे को सफल बनाने की तैयारियों में जुटा है। वहीं चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ दौरा भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखना होगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जीत के लिए क्या कहते हैं। देखना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री की जनसभा का क्या एक बार फिर भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक दिला पाएगी। देखना होगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता कब तक उत्तराखंड का दौरा करते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। और इसी मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में किया पेश। कल दिल्ली शराब घोटाले केस में हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी। संजय सिंह के वकील को रिमांड की कॉपी दी गई है। आप सांसद संजय सिंह की कोर्ट में कराई गई है पेशी। ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में किया पेश। ईडी का कहना है कि 2 अलग अलग ट्रांजैक्शंस किए गए हैं और दिनेश अरोड़ा ने लेन देन की बात को कंफर्म किया है। पूरे मामले में कुल 2 करोड़ का लेन देन है। संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। आपको बता दें कि कल संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया है। कल दिल्ली शराब घोटाले केस में हुई थी गिरफ्तारी। संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में किया पेश। ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में किया पेश। कल दिल्ली शराब घोटाले केस में हुई थी गिरफ्तारी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रवेश जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? आज कोर्ट में पेशी हुई है, फिलहाल क्या अपडेट है इसको लेकर? प्रवेश, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सांसद संजय सिंह की कोर्ट में कराई गई पेशी। दिल्ली से खबर, संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में किया पेश। आपको बता दें कि ईडी का कहना है कि 2 ट्रांजैक्शंस हुए थे, अलग अलग 2 करोड़ के ट्रांजैक्शंस किए गए हैं और दिनेश अरोड़ा ने इस बात को कंफर्म भी किया है।
और दिल्ली से आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई टली। जमानत पर सुनवाई टली। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई एक बार फिर टली। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में थी मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका, जिस पर सुनवाई होनी थी और यह सुनवाई फिलहाल टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में थी मनीष सिसोदिया की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में थी मनीष सिसोदिया की सुनवाई। 12 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। प्रवेश, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल। प्रवेश जी, क्या कुछ जानकारी है? मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। पिछले काफी लंबे समय से मनीष सिसोदिया अपनी जमानत को लेकर उनकी तरफ से याचिका दायर की जा रही थी, हालांकि अभी तक उनको जमानत नहीं मिली और अब एक बार फिर सुनवाई टल गई है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सुनवाई जरूर टल गई है, लेकिन मैं आज आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के लिए थोड़ा सा अपना रुख जो है हल्का किया है और सुप्रीम कोर्ट की आज की जो सुनवाई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद ये लग रहा था कि आज मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगी, क्योंकि आज कोर्ट ने अपना रुख जो है नरम रखा। कोर्ट ने साफ तौर पर जो है मनीष सिसोदिया के वकीलों से और दूसरी वकीलों से बात करके साफ तौर पर पूछा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में कितना लेन देन है, क्या रोल है, और अगर रोल है भी तो उसमें कितना रोल है, उस पर थोड़ा स्पष्ट कीजिए। और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा अगर उनके लिए कोई आप नहीं बता पा रहे हैं तो उनको फिर इतना दिन जो है जेल में रखना या ये कहीं इस तरीके से बंद करके रखना हमारे लिए उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगली तारीख पे सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को बेल के लिए जो है रुख जो है हल्का अपना करता हुआ दिखाई जरूर देगा। जी ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपने रुख को थोड़ा सा नरम किया है। मनीष सिसोदिया की सुनवाई भले ही टल गई हो सकता है कि अगली सुनवाई में उनको जमानत दे भी दी जाए। फिलहाल बढ़ेंगे देवभूमि के दंगल की ओर और हम बात कर रहे हैं बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं का देवभूमि में जमावड़ा। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का दौरा हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हो। जेपी नड्डा भी उत्तराखंड आ सकते हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जल्द ही उत्तराखंड आ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक चुनावी बिगुल जो है वो बीजेपी फूंकना चाहती है, 2024 का आगाज करना चाहती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन काला, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश रामन जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिल थपलिया जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो। और शुरुआत में रविंद्र जी आपसे करूंगी, 2024 के लोकसभा चुनाव का ये आगाज है क्या? सारे बीजेपी के दिग्गज नेता देवभूमि पहुंच रहे हैं। देखिए, 2024 में चुनाव तो पहले से ही तय है। जब 5 साल पहले सरकार 2019 में दोबारा बनी थी तो 2024 तय था कि चुनाव होंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड को लेके एक विशेष लगाव है, एक विशेष विजन है। इस देवभूमि उत्तराखंड में यहाँ के मठ मंदिरों के दर्शन करने के लिए वह कोई चुनाव या कोई ऐसी चीजों को नहीं देखते, वह हमेशा से आते रहे हैं और ये सब ने देखा भी है। देखिए, इस प्रदेश के अंदर केंद्र पोषित योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, तमाम योजनाएं, चाहे बद्रीनाथ निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए हो, चाहे केदारनाथ के लिए निर्माण के लिए हो, ऑल वेदर रोड हो, कर्णप्रयाग से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन हो, और रोपवे हो, गोरीकुंड घाट में रोपवे का कार्य हो। तो ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको लेके माननीय प्रधानमंत्री मोदी की विशेष रूप से नजर रहती है, उनको देखते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं। उनको लेके माननीय प्रधानमंत्री का विशेष रूप से एक उनकी इच्छा है कि ऐसा डेवलप हमारा प्रदेश बने।
क्योंकि हमारा प्रदेश रविंद्र जी, आपकी सुई प्रधानमंत्री पर अटक गई है। मैं तो 4 और लोगों के नाम गिना रही हूँ। चलो, प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है, समझ में आता है, बाकी सबका कितना लगाव है उत्तराखंड से? नहीं, उत्तराखंड से लगाव सभी का ही है। देखिए, जब भी कोई ना कोई, तो फिर प्रधानमंत्री का लगाव अलग क्यों? माननीय अमित शाह जी अगर आ रहे हैं तो उनकी बहुत सारी बैठकें हैं, उनकी अपनी विभाग की सीधी हैं, सीधी पुलिस बात तो यही है ना मुख्यालय रविंद्र जी, देखिए स्वीकारिए ना डंके की चोट पर कि 2024 का आगाज है, चुनाव तो वैसे भी आप तो हमेशा ही, आपकी पार्टी के लोग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न जाने कितनी बार कह चुके हैं कि हम चुनावी बोर्ड में रहते हैं। स्वीकार करिए डंके की चोट पर, हाँ ये ऐलान है। ईसी जी, मैंने तो इसलिए पहले ही स्वीकार कर लिया कि 2019 में जब हम दोबारा आए थे, 2024 फिर ये में तो विशेष चुनाव आना ही है। लगाव, सुन लीजिए ना, हम आस्था, कह तो रहे हैं 2024 में चुनाव आना ही है, लेकिन आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी कब ऐसा हुआ कि चुनावों में खाली लोगों के बीच में जाते? आपकी सिर्फ ना, माननीय मोदी जी अभी हो, मैं माननीय अगर मैं अमित शाह इतिहास जी हो, गिना दे बैठू और ना तो चुनाव के आसपास ही आए हैं आपके प्रधानमंत्री जी। वैसे आपके भी हैं यशी जी, प्रधानमंत्री मेरे नहीं है, आपके भी हैं। आपके भी। चलिए, माय फॉल्ट, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव के आसपास ही आए हैं। वैसे अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते रविंद्र जी। नहीं, डिनाई है ही नहीं, हम मना ही नहीं कर रहे। चुनाव तो आते रहते हैं इस देश के अंदर, हर साल कोई ना कोई चुनाव यही होता तो समस्या है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ, जी जी। चलिए ठीक है, तो आती हूँ मैं वापस। मोहन काला जी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष लगाव है, इसलिए वो उत्तराखंड आ रहे हैं। और अमित शाह जी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव है तो उसका बिगुल वो फूकेंगे। साथ ही साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। मैं इन पर आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा कांग्रेस की बात कर लेना चाहती हूं। मैं आऊंगी इस पर, मैं इस पर आपकी राय जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस पर राय लेना चाहती हूं कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को देखने के लिए कांग्रेस उत्तराखंड के जो लोग हैं वो परेशान हैं काफी ज्यादा। उनको राहुल गांधी जी को देखना है, उनको प्रियंका गांधी जी को देखना है, आपकी पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको देखना है। तो क्या उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा उत्तराखंड वासियों को? हेलो, हाँ जी मोहन जी, आपकी पार्टी के दिग्गज नेता कब आएंगे? हाँ जी मोहन जी, आपकी पार्टी के दिग्गज नेता कब आएंगे? देखिए, रविंदर भाई तो एक्सेप्ट नहीं कर पाए और रविंदर भाई की आधी बात को आपने रख दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि रविंदर भाई ने तो सिर्फ लगाव पे बात छोड़ दी। अरे रविंदर भाई, इतना लगाव अगर उनको उत्तराखंड से था तो उत्तराखंड की ही बेटी थी अंकिता भंडारी, भाई लगाव था तो उस बेटी पर लगाव क्यों नहीं हुआ? इसी प्रदेश के बेरोजगारों पर जब नौकरियां बिक गई, बेरोजगारों की जब नौकरियां लगातार बिक रही थी, जब पेपरों की धांधली हो रही थी, जब पेपर बिक रहा था, काश ये लगाव उनका तब भी होता। जब ऑल वेदर रोड पूरी बह गई थी, जब पूरी तरीके से यात्रा चौपट हो गई थी, ये लगाव काश तब भी होता। तो ये तो कहने की बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यसी जी, इन्होंने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना लिया है, और प्रयोगशाला इसलिए बना लिया क्योंकि इनको अब लगता है कि भैया हम कोई से भी राज्य में या देश में चुनाव हो तो हम उत्तराखंड चलेंगे, तो वहाँ देवभूमि है, तो वहाँ प्रयोगशाला से जो है कहीं ना कहीं मैसेज देंगे। क्योंकि मैं रविंदर भाई को बताना चाहता हूँ कि रविंदर भाई, मुझे लगता है शायद यसी जी, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे बताइएगा जरा मुझे, या मेरे जो और भी पैनलिस्ट है अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो वो मुझे बताएं। भाई मुझे लगता है कि जब हिमाचल में चुनाव था, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव था, तब हिमाचली ड्रेस पहनकर उत्तराखंड आए थे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद से शायद हमने देखा नहीं, चाहे अंकिता भंडारी प्रकरण हुआ हो, चाहे ऑल वेदर रोड जो बह गई है वो रहा हो, चाहे वो यूके SSSC पेपर के मामले रहे हो, चाहे वो बेरोजगारों की नौकरियां जो इनके नेता मंत्रियों ने बेची थी वो रही हो, या फिर चाहे वो आपका जो है पेपर लीक में जिस तरीके से इनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता सम्मिलित रहे हो, या फिर चाहे वो बद्रीनाथ में जिस तरीके से वहां के तीर्थ पुरोहितों को अपना रोजी रोजगार बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा हो, चाहे फिर गोपेश्वर हो, चाहे फिर जोशीमठ हो, या फिर चाहे चमोली हो। मैं लगातार इन चीजों पर कह रहा हूं, अगर आपका लगाव था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड के पानी को बेकार नहीं जाने दूंगा। अरे इस उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों ने कर दिया, आपने सूद नहीं ली। अरे आप आइए ना, आप आइए, उत्तराखंड का डेंगू प्रदेश आपको निहार रहा है। जिस प्रदेश को आज आपने, जिस देहरादून को आपने डेंगू सिटी बना दिया, वो आपको निहार रहा है। आप आइए तो
आप आइए, हम जानना चाहते हैं। और रही बात, आप उत्तराखंड आइए। उत्तराखंड तो क्योंकि आपने प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखंड को यूज कर रखा है और अब उत्तराखंड की जनता भली भांति जान गई। हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई, क्या आपका हिमाचल से लगाव नहीं था? हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आ जाने के बाद मणिपुर आज भी चल रहा है। अरे उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड तो आप बार बार आते हैं, जरा एक बार मणिपुर का भी तो दौरा कर लीजिए। मणिपुर भी तो इसी देश का हिस्सा है। मणिपुर में जनता नहीं रहती क्या? मणिपुर के लोग वोट नहीं डालते क्या? या मणिपुर में भाजपा नहीं है क्या? ये तमाम कोशिश करते हैं कि हम उत्तराखंड की धरती पर ही रहें, मणिपुर और राजस्थान और हरियाणा जाने की कोशिश ना करें। ये देश का हिस्सा है, आप देश के हिस्से से भाग नहीं जा सकते। और मोहन जी, हमें अपने कार्यक्रम के हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा। हम यहाँ पर देवभूमि का दंगल कर रहे हैं, बात हम मणिपुर की कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना सर? जी, अंकिता भंडारी भी तो उत्तराखंड की थी, मैंने उसमें भी तो बिल्कुल, देखिए अंकिता भंडारी पॉइंट पे मैंने आपको नहीं टोका ना, मैं मणिपुर और इन सब पर बात नहीं करना चाहती हूँ। ये फिर डिबेट अलग लेवल पे चली जाती है। देखिए मोहन काला जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आप मणिपुर जाएंगे वो राजस्थान जाएंगे, आप हरियाणा जाएंगे वो पंजाब जाएंगे, तो इस तरीके से फिर हम देवभूमि की बात नहीं कर पाएंगे। जो और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं दिग्गजों का आना, 2024 का बहाना। आज इसी पर चर्चा, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मैं यहाँ पर कमलेश रमन जी का रुख करना चाहूंगी। कमलेश जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? सारे बीजेपी के दिग्गज एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से उत्तराखंड पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं 2024 की चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश करेंगे, जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, क्या हमें ये अभी दिग्गजों का आना जाना देखना इन पार्टियों की तरफ से भी नसीब होगा, या फिर बीजेपी ही जिस तरीके से हमेशा करती आई हम उसी तरीके से देखेंगे चीजों को? देखिए, जाहिर सी बात है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जब चुनाव आते हैं तब उनके दिग्गज भी आते हैं, सभी चीजें होती हैं, हर चीज होती है। लेकिन अभी हमारे भाई कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है उत्तराखंड से, तो क्या ये प्रेम उमड़ कर जो उनका आता है, क्या चुनाव के दौरान ही आता है, या इस प्रदेश पर जब कोई विपत्ति आती है उस वक्त भी वो प्रेम भाव उनका उमड़ कर आता है? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री आ सकते हैं, स्वागत है उनका, वो मठ घूमे, मंदिर घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको दर्शन करने का पूरा अधिकार है। पर देश के प्रधानमंत्री उस वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं जब इस प्रदेश के ऊपर आपदा आती है, जब इस प्रदेश के ऊपर लोगों को मारा जाता है, जब ये प्रदेश जूझ रहा होता है अपनी अन्य और समस्याओं से, तब उस वक्त प्रधानमंत्री जी का वो प्यार उमड़ता हुआ यहाँ दिखाई नहीं देता। आज पूरे देश के अंदर, क्योंकि वो तो बाबा जी है, झोला उठाएंगे कहीं भी चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दिक्कत यहाँ आती है जब केवल नेता सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करता है, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता जी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज को। 2024 का जो चुनाव आने वाला है वो तो बिसात बिछाने में माहिर है, वो तो इतनी बिसात बिछा देते हैं कि उस बिसात के अंदर वो इतना गुम हो जाते हैं कि इस उत्तराखंड को वो समझते हैं, जैसे अभी कहा कि एक प्रयोगशाला प्रशिक्षण केंद्र यहाँ बना के रख दिया इसको, कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रशिक्षण करेंगे और तब उसे पूरे देश में कहीं ना कहीं लागू करेंगे। तो क्या इस प्रदेश की जनता केवल इसलिए रह गई है कि आप चुनाव के समय पे आए और यहाँ पर प्रयोग करें, अपनी जनता को गुमराह करें, और गुमराह करके आप सत्ता में काबिज हो और उसके बाद जनता की तरफ आप रुख ना करें? यहाँ का पलायन रोकने के लिए आप कोई कवायद नहीं करते, यहाँ कोई प्यार नहीं उमड़ता आपका, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्यार नहीं उमड़ता आपका, यहाँ की महिलाएं, जो हमारी पहाड़ों में महिलाएं रहती है, जो पूरे खेत खलियान घर उनके ताले लग चुके हैं, खाली हो चुका है पूरा प्रदेश, पहाड़ के ऊपर जितनी विधानसभाएं खाली हो चुकी है, नेता लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, जनता वहां से पलायन कर रही है, पर प्रधानमंत्री जी का जो मोह है, वो जो प्यार है, वो पलायन पर कहीं दिखाई नहीं देता। जहां रोजगार लाने के लिए जो अभी इन्वेस्टर समिट का जो जिक्र किया जाता है कि अब वो होने वाली है, तो उस वक्त वाकई इनके दिग्गज आएंगे और दिग्गज आकर के बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें यहाँ करेंगे, इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे। पर मैं जहां तक समझती हूँ, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड की जनता इतनी समझदार है, काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। कमलेश जी देखिए, ये कोई रीजन, मेरा ये सवाल है कमलेश जी, रुकिए जरा, मुझे ये जानना है कि भाई अगर उनकी पार्टी के लोग, आऊंगी मैं रविंद्र जी सारे रिएक्शंस के बाद, प्लीज वेट फॉर मिनट। मैं अगर बात करूं यहाँ पर, अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं या अमित शाह जी आ रहे हैं या अन्य कोई भी आ रहा है बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी अपनी चुनावी बिसात बिछा रही है। इसमें आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि चुनाव है, जाहिर सी बात है, हर पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए जगह जगह पर जाती है, प्रचार प्रसार करती है। आपकी पार्टी अगर ऐसा नहीं कर रही है या आगे करने का सोच रही है, तो ये बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है, इससे विपक्ष को क्या आपत्ति?
देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, आए नहीं, आपत्ति तो है, देखिए घोर आपत्ति, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं इस पर। इस प्रदेश को आएंगे तो हमें आपत्ति होगी। अगर इस प्रदेश की जनता यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को ठगने के लिए आएंगे तो हमें परेशानी होगी। अगर यहाँ के लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे तो हमें परेशानी होगी। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक जबान नहीं निकलती है। यहाँ की अंकिता बेटी की हत्या हो जाती है, उन्हीं के भाजपा के नेता उसमें आ जाते हैं। आज तक उस वीआईपी का नाम ये भाजपा के लोग नहीं बता पाए, एक ट्वीट तक नहीं करते प्रधानमंत्री जी। इस प्रदेश के अंदर जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आ जाती है, एक ट्वीट करके जो है संतावना तक नहीं देते इस प्रदेश को। आप केवल चुनाव के लिए आएंगे, केवल आप प्रशिक्षण करने के लिए आएंगे इस प्रदेश के अंदर, तो अब इस प्रदेश की जनता आपको यहाँ पर इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आप दर्शन करने आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रदेश को क्या सौगात दे करके जाते हैं, जितनी बार भी आप आते हैं, आपके आने पे जो करोड़ों करोड़ों जो खर्चा होता है इस प्रदेश की गाड़ी कमाई का, जो टैक्स का पैसा आप सड़कों में लगा देते हैं और उसको ढकने का काम करते हैं, चाक चौबंद करने का काम करते हैं, वो पैसा ठीक है कहां से आएगा? कमलेश जी, ठीक है, आप आइए, मैं वापस आऊंगी आपके पास, ठीक है, इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। अनिल थपलियाल जी, इसके बाद सुभाष जी मैं आपके पास आती हूँ सीधे। अनिल थपलियाल जी। जी यशी जी, ये तो स्वाभाविक है कि अगर लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, तो पार्टियों को आना जाना, वरिष्ठों का आना जाना, वीआईपीज का मूवमेंट्स होना, ये तो स्वाभाविक बात है। पर सवाल इस बात का, उत्तराखंड राज्य की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड राज्य में जितने भी दिग्गज आ रहे हैं, क्या वो उन बेरोजगारों को जिन पे लाठियां भांजी थी उन पे मल्लम, उनके गांव पे मल्लम लगाने आ रहे हैं? क्या जो आपदा पीड़ित टेंट लगा के रह रहे हैं, जिनको आपदा मुआवजा पूरा नहीं मिला, क्या उस पे चर्चा होगी या उनके गांवों पे मल्लम लगाने आएंगे? क्या 3000 गांव जो 2000 नवंबर 2000 से लेकर और अभी तक पलायन हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, गांव खाली हैं, उन 3 गांव में गांव मवासे बसाने आएंगे, यानी परिवार बसाने आएंगे, उन गांवों का भ्रमण करेंगे? क्या अंकिता भंडारी केस पे कोई गंभीर चर्चा होगी? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था जो दुरुस्त नहीं उस पर कोई चर्चा होगी? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं कितनी धरातल पे हैं, उन पे चर्चा होगी? सवाल इस बात का जनता ये देखना चाहती है। ये तो सभी जान रहे हैं कि आप भी बेहतर जानती हैं कि 2000 लोकसभा चुनाव है, तो छोटी से छोटे, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, वो भ्रमण करेंगे, जाएंगे, करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जब हर जगह तो संपत्ति सिम कार्ड तो नहीं चलेगा ना, कहीं कहीं एक टैरिफ ऐसा भी होता है जो अपनी पैरामीटर तरीके का भी दिखाना होता है कि हमने ये काम किए हैं। अब रहा सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनका स्वागत है हृदय से, और वो उत्तराखंड की जनता भी करती है और यूकेडी भी करती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कितनी गंभीरता से वो इन चुनावों को, इन सभाओं को लेते हैं, और इन सभाओं में जैसे मैंने जो अभी गिने हैं, इन पे कितनी चर्चाएं होंगी। जो कानून उन्होंने केंद्र से राज्य सरकार को पारित करने के लिए दिए हैं, अनुमति प्रदान की है, तो क्या वो कानून कितने धरातल पे आएंगे? जैसे कि मैं गिना दूं, सदियों से भू कानून की हमारी चर्चा थी, उस पर कोई चर्चा होना या ना होना ये देखा जाएगा। यूसीसी कानून अभी तक चर्चा ही में ही है। महिला आरक्षण लागू हो गया और सब कुछ हो गया, लागू कब होगा? अब बेरोजगारी, आपदा, पलायन, ये तो सब मैंने गिना दिया है। ये जो उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं पे मंच पे जाके, जनसभाओं में जाके अपने टीम के साथ ये कुछ कहेंगे, जिनको मुखिया बना रखा है या जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, किस विभाग में कितना कितना काम हुआ उसका आंकड़ा लेंगे पहले, या सीधे जनसभाएं करेंगे कि इस बार हम यहाँ से लेकर जोशीमठ बद्रीनाथ तक ट्रेन लेके अगली बार हम पूरे हिमालय को हिला देंगे और हिमालय को शहर बना देंगे, या क्या करेंगे? ऑल वेदर रोड का अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बहुत शानदार बताया, 1 किलोमीटर पे जाओ तो ऐसा लगता है घर पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। अभी ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इनकी ऐसी दयनीय है, दया आता है। तो 23 वर्ष का हो गया उत्तराखंड, अरे कहाँ डॉक्टर है तुम्हारे? कहाँ है वो डॉक्टर? इतने मेडिकल कॉलेज खोल, आप तो बता रहे हैं हमने 2 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो, कहाँ है? और ये पहला केस, पहला उत्तराखंड देवभूमि है जिसमें ये क्या नाम है अपना, ये लव जिहाद का मामला, इस पे क्या महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या कदम इन्होंने उठाए हैं? अभी तक अंकिता कांड तो सुलझा नहीं पाए, वो आग तो बुझी नहीं और चल पड़े। वो सुना कि गांव तो बसा ही नहीं और लुटेरे चल पड़े। ठीक है अनिल थपलियाल जी, मैम एक शेर इन पे आता, हमें अपनों ने ही लूटा,
गैरों में क्या दम था, मेरी नहीं, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये बीजेपी पे लागू होता है। हमने अपना सोच करके इनको चलिए ठीक है अनिल थपलियाल जी, वापस आएंगे आपके पास। सुभाष झा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों का दौरा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, उनका दौरा होना, और ये कहीं ना कहीं 2024 की चुनावी बिसात है। अब ये माना जाए या ना माना जाए, हम साफ देख पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इससे लगातार आपत्ति है और विपक्ष मांग कर रहा है कि आइए तो अंकिता भंडारी के बारे में बात करिए, आइए तो जो लाठियां भांजी गई थी उन पर मलहम लगाइए। आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। हाँ मोहन जी, मैं आऊंगी। सुभाष जी। यसी जी सबसे पहले तो मैं, यसी जी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आवाज मेरी आ रही है क्या? हाँ जी सुभाष जी आ रही है। यसी जी, सबसे पहली बात ये कि ये चारों लोग, मैं रविंद्र भाई के एक बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है उत्तराखंड से। हाँ जी। वो इसलिए है कि बाकी जगह जाके तो बयान लंबे लंबे देते ही रहते हैं, तो सो यहाँ भी देते हैं, लेकिन गुफा उन्होंने यही बनवाया है केदारनाथ में, और वो आ करके बीच बीच में गुफा टटोलते रहते हैं, गुफा का इनपुट लेते रहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में अगर किसी कारण से भाजपा की हार हुई तो फिर जो है गुफा केदारनाथ का वो ठीक है या नहीं है, चाक चौबंद है या नहीं है। अब इसलिए अब ये लोग इस लगाव को समझते नहीं, तो इसका लोग क्या करेगा? अब विपक्षी लोग इस लगाव को समझ नहीं पा रहे हैं। वो बहुत पहले कह चुके थे कि हमारा क्या है, हम झोला उठा के चल देंगे, तो झोला उठा के कहीं तो जाएंगे। तो वो इसलिए वो गुफा टटोलने आते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। क्योंकि अब इसलिए ये लोग नाहक में परेशान हो रहे हैं बेवजह, जो उनको लगाव नहीं है। मैं तो मानता हूं उनको बहुत लगाव। दूसरी बात यह है कि देखिए, अंकिता भंडारी, यूनिकोड, यहाँ का पलायन, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का क्या कहते हैं कि मास्टर प्लान, बद्रीनाथ, यहाँ का जोशीमठ, यहाँ का स्मार्ट सिटी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन तमाम चीजें में ये सारे विपक्षी दल से भी मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पूरे आला लश्कर के साथ आ रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारी है? आप क्या उनका घेराव करेंगे? आप क्या स्मारक पत्र लेकर के उनके पास जाएंगे? आप क्या डेलीगेशन वहां लेकर के जाएंगे? अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? क्योंकि प्रदेश की जनता ने आपको इन्हीं के लिए आपको जवाबदेही सौंपा है, तो आखिर आप कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं? या सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक और यहाँ डिबेट में आकर के सवाल छोड़ के अपनी कर्तव्य की तीसरी कर लेंगे? सवाल ये उठता है। इसलिए कि इन पर ये भी अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते। सिर्फ सवाल करने से नहीं होगा। इन सवालों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका कौन सा प्रयास चल रहा है? आप प्रधानमंत्री को ये कड़ा मैसेज जाए कि यहाँ की जनता जो है बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है और यहाँ की जनता बहुत परेशान है। इस मैसेज को कौन पहुंचाएगा? ये काम किसका है? रविंद्र जी का है या ये काम हमारे मोहन काला जी का है, अनिल थपलियाल जी का है, कमलेश जी का है? ये लोग बताएं। इसलिए इन लोगों को अपना काम करना है और उसके लिए ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, मेरा मूल सवाल यहाँ है। बाकी सवाल तो रविंद्र भाई बता ही रहे हैं कि उनकी क्या क्या तैयारी है। और इसमें नो डाउट कि ये चुनाव की तैयारी है, इसमें रविंद्र भाई भी स्वीकार कर रहे हैं, बाकी लोग भी हैं। प्रधानमंत्री को हक है अपने चुनाव की तैयारी करने का, और इसमें तो हमारे प्रधानमंत्री जी का महारत हासिल है। लेकिन ये विपक्ष के सारे नेता जवाब दे कि इनकी क्या तैयारी है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो यहाँ के तमाम सवालों को लेकर के ये क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, मोहन काला जी जवाब दीजिए, उसके बाद रविंद्र जी आपके पास आती हूँ मैं सीधे। देखिए, बहुत ही शानदार सवाल जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो झा जी हैं उन्होंने कहा है, और मैं उनकी बात से निश्चित तौर पर सहमत हूं। और उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरी तरीके से सड़क से लेकर सदन तक, देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, हम उनसे पूछेंगे सड़कों से लेकर और सदन तक कि भैया अंकिता भंडारी मर्डर केस में जब भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री का बेटा सामने आता है तो आपका ट्वीट कहां पर था? कहां थी आपकी संवेदनाएं? कहां थे आप? गृह मंत्री थे, क्यों नहीं आप उत्तराखंड आए जैसे अब आप आ रहे हैं? कांग्रेस पूछेगी कि भैया जब चमोली के अंदर 17 लोगों की मौत हो जाती है करंट लगने से, और वो भी भारत सरकार के प्रोजेक्ट से हो जाती है, तब कहां संवेदनाएं थी? कांग्रेस पूछने के लिए तैयार बैठी है। प्रधानमंत्री जी आप आइए, तो हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से भी, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, हम पूछेंगे भैया
कि आपने जब गुफा में ध्यान लगाया था तो उस गुफा में ध्यान लगाने के बाद 230 किलो सोना 30 किलो में तब्दील हो गया था। हम पूछने के लिए तैयार बैठे हैं, अरे आप आइए तो हम पूछने के लिए तैयार बैठे हैं झा जी कि ग्रीन बोनस कहां पर है उत्तराखंड का। हम पूछने के लिए तैयार है कि जो सहकारिता की नौकरी सहकारिता विभाग के लोगों ने बेचने की काम करा अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, हम उस पर बात करेंगे। हम यूके SSS घोटाले पर बात करेंगे, हम यूके SSC पर बात करेंगे, हम घेरेंगे और पूरी तरीके से कांग्रेस मुस्तैद है। जिस तरीके से हम लगातार, चाहे अंकिता भंडारी प्रकरण हो, चाहे उत्तरकाशी में 4 अनुसूचित जाति बेटियों के साथ जो गैंगरेप होकर उनकी हत्या हुई, चाहे वो मामले हो, चाहे वो आपका हमारे जो उत्तरकाशी का मामला हो, चाहे वो गोपेश्वर हो, चाहे जोशीमठ हो, चाहे वो प्रत्येक आपदा में जिस तरीके से आपने ऑल वेदर के नाम पर जो सपने दिखाए थे उत्तराखंड को, अरे आपका ऑल वेदर प्रधानमंत्री जी पहला वेदर नहीं झेल पाया। पहला वेदर जिसे कहते हैं, आज भी कई मार्ग बंद पड़े हुए हैं। हम पूछेंगे कि बद्रीनाथ के व्यापारियों को उजाड़ने का काम आपने अतिक्रमण में जो किया और आज उनकी दुकानें जो बेचने का काम आप उद्योगपतियों के हाथों कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथों। क्योंकि अब मैं आपको यशी जी में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, उनका कोई लगाव नहीं है और ना ही वो श्रद्धालु के तौर पर आते हैं। मैं खुले तौर पर आपके चैनल पर बैठकर कहना चाहता हूं, वो तो सिर्फ अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनके लिए जगहें चिन्हित करने आते हैं। जिस तरीके से पिछली बार आए, ध्यान तो लगाया जरूर, पर वो ध्यान लगाया पर बद्रीनाथ पर चोट भी करी। बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित किस तरीके से आंदोलन पर रहे ये किसी से छुपा नहीं है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं सुभाष झा जी से भी और यशी जी आपसे भी, कि अब जनता देश के प्रधानमंत्री जी को समझने लगी है। क्योंकि ठीक है, मोहन काला जी में और लोगों को भी वक्त देना है। देखिए 40 हो गया, अभी वाइंड अप का समय हो जाएगा, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। क्योंकि मैं अपनी बात अंत में पूरी कर दूं, क्योंकि समझने इसलिए लगे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को बड़ा समझदार समझकर जो है वो बड़ी सी हिमाचली ड्रेस पहनकर जो है आए थे, ताकि हिमाचल चुनाव पर शायद जो है असर डालने के लिए। पर जनता आप समझने लगी है, जनता ने हिमाचल में भी और उत्तराखंड की जनता भी, अब इनको बागेश्वर बहुत बड़ा उदाहरण है यशी जी, वहां भले ही कांग्रेस की हार हुई हो, भारतीय जनता पार्टी जीती हो, पर कांग्रेस हारकर भी जीती है और भारतीय जनता पार्टी जीतकर भी हारी है। अगर जीत का अंतराल देखेंगी तो 14,000 से 2400 पर आना भारतीय जनता पार्टी को अब समझ आ चुका। ठीक है, रविंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, जिस प्रकार से देखिए, लगातार आपने सबसे सवाल किया कि भाई हमारे नेता तो आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया, और जब इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। इधर उधर की बातें जो ये लगातार 2019 में, 2017 में, 2014 में लगातार चलाए जा रहे हैं, वो लगातार इन मुद्दों को उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को लेके ये बात करते हैं। देखिए, इन्होंने अंकिता भंडारी को लेके तो बहुत अच्छी बात कही, ये इनका दर्द छलकता है अंकिता भंडारी के हत्यारों को। अरे आपको तो दर्द हुआ नहीं रविंदर भाई, मोहन भाई, मैं भी सुनना पड़ेगा, फिर आप ही तो दर्द हुआ नहीं। मोहन जी अब उनका समय खराब ना करिए। मोहन जी प्लीज। देखिए यशी जी, देखिए इनको अंकिता भंडारी का दर्द है, ठीक है, लगता है इनको, लेकिन वो आज कानून के दायरे में। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि अर्चना गौतम, लड़की हूं लड़ सकती हूँ की ब्रांड एम्बेसडर थी, प्रियंका गांधी जी लेकर आई। एक अनुसूचित महिला थी, एक एक्टिविस्ट थी, एक एक्टर थी। जिस प्रकार से उनके पिता को और उनको पीटा गया, लिटरली मारा उन्हें, आज एक भी आवाज प्रियंका जी के निवास स्थान पे। और उसका दोष क्या था उस बेटी का? उसका दोष ये था कि वो बधाई देने जा रही थी कि 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए हुआ है, कि सदन में जिस प्रकार से कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, मैं बधाई दिया हूं, उसको पीटा। भाई इस बात रविंदर भाई आपको पूरी जाने उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरी तरीके से सड़क से लेकर सदन तक देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, हम उनसे पूछेंगे सड़कों से लेकर और सदन तक कि भैया अंकिता भंडारी मर्डर केस में जब भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री का बेटा सामने आता है तो आपका ट्वीट कहां पर था? कहां थी आपकी संवेदनाएं? कहां थे आप? गृह मंत्री थे, क्यों नहीं आप उत्तराखंड आए जैसे अब आप आ रहे हैं? कांग्रेस पूछेगी कि भैया जब चमोली के अंदर 17 लोगों की मौत हो जाती है करंट लगने से, और वो भी भारत सरकार के प्रोजेक्ट से हो जाती है, तब कहां संवेदनाएं थी? कांग्रेस पूछने के लिए तैयार बैठी है। प्रधानमंत्री जी आप आइए तो हम कह रहे हैं
प्रधानमंत्री जी से भी, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, हम पूछेंगे भैया कि आपने जब गुफा में ध्यान लगाया था तो उस गुफा में ध्यान लगाने के बाद 230 किलो सोना 30 किलो में तब्दील हो गया था। हम पूछने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे आप आइए, तो हम पूछने के लिए तैयार बैठे हैं झा जी कि ग्रीन बोनस कहां पर है उत्तराखंड का। हम पूछने के लिए तैयार है कि जो सहकारिता की नौकरी सहकारिता विभाग के लोगों ने बेचने की काम करा अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, हम उस पर बात करेंगे। हम यूके SSS घोटाले पर बात करेंगे, हम यूके SSC पर बात करेंगे, हम घेरेंगे। और पूरी तरीके से कांग्रेस मुस्तैद है। जिस तरीके से हम लगातार, चाहे अंकिता भंडारी प्रकरण हो, चाहे उत्तरकाशी में 4 अनुसूचित जाति बेटियों के साथ जो गैंगरेप होकर उनकी हत्या हुई, चाहे वो मामले हो, चाहे वो आपका हमारे जो उत्तरकाशी का मामला हो, चाहे वो गोपेश्वर हो, चाहे जोशीमठ हो, चाहे वो प्रत्येक आपदा में जिस तरीके से आपने ऑल वेदर के नाम पर जो सपने दिखाए थे उत्तराखंड को, अरे आपका ऑल वेदर प्रधानमंत्री जी पहला वेदर नहीं झेल पाया। पहला वेदर जिसे कहते हैं, आज भी कई मार्ग बंद पड़े हुए हैं। हम पूछेंगे कि बद्रीनाथ के व्यापारियों को उजाड़ने का काम आपने अतिक्रमण में जो किया और आज उनकी दुकानें जो बेचने का काम आप उद्योगपतियों के हाथों कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथों। क्योंकि अब मैं आपको यशी जी में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, उनका कोई लगाव नहीं है और ना ही वो श्रद्धालु के तौर पर आते हैं। मैं खुले तौर पर आपके चैनल पर बैठकर कहना चाहता हूं, वो तो सिर्फ अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनके लिए जगहें चिन्हित करने आते हैं। जिस तरीके से पिछली बार आए, ध्यान तो लगाया जरूर, पर वो ध्यान लगाया पर बद्रीनाथ पर चोट भी करी। बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित किस तरीके से आंदोलन पर रहे, ये किसी से छुपा नहीं है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं सुभाष झा जी से भी और यशी जी आपसे भी, कि अब जनता देश के प्रधानमंत्री जी को समझने लगी है। क्योंकि ठीक है, मोहन काला जी, हमें और लोगों को भी वक्त देना है। देखिए 40 हो गया, अभी वाइंड अप का समय हो जाएगा, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। क्योंकि मैं अपनी बात अंत में पूरी कर दूं, क्योंकि समझने इसलिए लगे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को बड़ा समझदार समझकर जो है वो बड़ी सी हिमाचली ड्रेस पहनकर जो है आए थे, ताकि हिमाचल चुनाव पर शायद जो है असर डालने के लिए। पर जनता आप समझने लगी है, जनता ने हिमाचल में भी और उत्तराखंड की जनता भी, अब इनको बागेश्वर बहुत बड़ा उदाहरण है यशी जी, वहां भले ही कांग्रेस की हार हुई हो, भारतीय जनता पार्टी जीती हो, पर कांग्रेस हारकर भी जीती है और भारतीय जनता पार्टी जीतकर भी हारी है। अगर जीत का अंतराल देखेंगी तो 14,000 से 2400 पर आना भारतीय जनता पार्टी को अब समझ आ चुका। ठीक है, रविंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, जिस प्रकार से देखिए, लगातार आपने सबसे सवाल किया कि भाई हमारे नेता तो आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया, और जब इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। इधर उधर की बातें जो ये लगातार 2019 में, 2017 में, 2014 में लगातार चलाए जा रहे हैं, वो लगातार इन मुद्दों को उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को लेके ये बात करते हैं। देखिए, इन्होंने अंकिता भंडारी को लेके तो बहुत अच्छी बात कही, ये इनका दर्द छलकता है अंकिता भंडारी के हत्यारों को। अरे आपको तो दर्द हुआ नहीं रविंदर भाई, मोहन भाई, मैं भी सुनना पड़ेगा। फिर आप ही तो दर्द हुआ नहीं। मोहन जी अब उनका समय खराब ना करिए। मोहन जी प्लीज। देखिए यशी जी, देखिए इनको अंकिता भंडारी का दर्द है, ठीक है, लगता है इनको, लेकिन वो आज कानून के दायरे में। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि अर्चना गौतम, लड़की हूं लड़ सकती हूँ की ब्रांड एम्बेसडर थी, प्रियंका गांधी जी लेकर आई। एक अनुसूचित महिला थी, एक एक्टिविस्ट थी, एक एक्टर थी। जिस प्रकार से उनके पिता को और उनको पीटा गया, लिटरली मारा उन्हें, आज एक भी आवाज प्रियंका जी के निवास स्थान पे। और उसका दोष क्या था उस बेटी का? उसका दोष ये था कि वो बधाई देने जा रही थी कि 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए हुआ है, कि सदन में जिस प्रकार से कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, मैं बधाई दिया हूँ। उसको पीटा भाई, इस बात रविंदर भाई आपको पूरी जानकारी नहीं है। फिर नहीं, आप घुमा फिरा के आपको बता के जा रही थी कि मैं बधाई देने जा रही हूँ। अरे झूठ बोलने से, देखिए आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको झूठ सिखाती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, मोहन जी अर्चना गौतम के वीडियोस मैंने भी देखे हैं। मोहन जी, अर्चना गौतम के वीडियोस मैंने भी देखे हैं। अर्चना गौतम ये चीख कर कह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई देने जा रही थी। भूमि पर बात कर रही हूँ।
देखिए, अभी आप ही कह रहे कि मैं देवभूमि पर मिर्ची अर्चना ऐसी गौतम लगती से है उनको। जब इनको देखते हैं राजस्थान पर तो जब- दर्द दिखाई दे रहा, इनको अब अर्चना आप- गौतम मोहन का काला दर्द जी, देखिए। मोहन काला जी, इनको आपको अंकिता जवाब भंडारी नहीं का दर्द देना दिखाई कोई बात नहीं, और ये मेरा विषय भी नहीं हो, मैं इस पर आपसे जवाब मांगूंगी नहीं। आपने चूंकि डिफेंड किया, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, आपने डिफेंड किया, इसलिए मैं आपको बात बता रही हूँ कि अर्चना गौतम का वीडियो मैंने भी देखा है, वरना उस पर बहुत सारी बातें मैं उस पर बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं करूंगी नहीं। रविंद्र जी, लगातार चैनल पे बैठ अरे के आप राजस्थान जा मैंने सकते हो, इनको झूठ को देखिए, अर्चना मैं पर दर्द इन्होंने डाल सकते हो। मोहन काला जी, आप नहीं बोलने देंगे उनको? जिस प्रकार से आप नहीं बोलने देंगे उनको? मैं किसी और किसी और पैनलिस्ट के पास चली जाऊं। उत्तराखंड की 4 उत्तरकाशी की दलित बेटियां नहीं दिखेंगी आपको। मोहन काला जी को म्यूट करिए प्लीज। मोहन काला जी, देखिए ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत अरे आप बात म्यूट कर देंगे, मैं अनम्यूट हो जाऊंगा यहाँ से। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत गलत बात है। रविंद्र जी, नहीं ये सच्चाई है। मोहन काला जी, जी, सच्चाई है, आप सच्चाई बोलने गलत नहीं नहीं देंगे होती क्या? है। आप समझ रहे हैं ना, डिबेट का वक्त बर्बाद हो रहा है, हमारे पास बहुत कम वक्त है। इनसे बोलिए कि ये अंकिता भंडारी पे इन पे दर्द कब छलकेगा। मोहन जी देखिए रुक जाइए। देखिए, मैं एक और सच्चाई बताता हूँ। देखिए, अब आपको ये महिलाओं काला को जी, लेकर रविंद्र जी को बोलने दीजिए। एक दर्द और बताता हूँ। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 40% आरक्षण दिया था महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हिमाचल में नहीं दिया, राजस्थान में नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। क्यों दिया यूपी में? कि इन्हें पता था यहाँ जीतना जिताना तो है नहीं, दे के कम से कम अपने ऊपर सेहरा मान लो कि 40% सीटें हमने दी। क्या महिलाओं को हिमाचल में दिया इन्होंने? सुन लीजिए, आप बीच में ना टोकना। और दूसरी बात एक और मैं बताऊं, ये प्रयोगशाला लगातार कहते हैं उत्तराखंड, बिल्कुल है प्रयोगशाला। सनातन को सर्वोत्तम तक ले जाने की प्रयोगशाला है उत्तराखंड। आज सनातन 230 किलो सोना बेच दिया आपकी सनातियों ने। 230 किलो जिस सोना। प्रकार कर्नाटक कैसे के सनातनी अंदर, है आप? कर्नाटक कैसे के सनातनी है अंदर आप? टीपू 230 किलो सोना सुल्तान की बेचने का काम रैली कर दिया निकाली आपने। हिंदुओं को डराने का। अरे राजस्थान में कन्हैया के मोहन काला जी, कन्हैया की बहुत दुर्दशा की। गलत चीज है। चले ठीक है, आपसे भी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसी बीच आपको सीधे ले चलते दिल्ली, जहां पर रामेश्वर मंदिर जा रहे बुजुर्गों को मिलने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कार्यक्रम की ये तस्वीरें। आपको बता दें कि भजन संध्या का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे अरविंद केजरीवाल, जो कि रामेश्वरम धाम जा रहे हैं आज। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये 19वीं ट्रेन है जो कि रामेश्वरम मंदिर जा रही है, और जितने भी बुजुर्ग जा रहे हैं इस यात्रा में, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। आतिशी मार्लेना आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, और अन्य और भी लोग हैं। बीजेपी माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के यहाँ पर नेता है, और भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हरे कृष्ण। बोलो जय जय श्री राधे कृष्ण। जिसने अपना जीवन भगवान के नाम में उलझा लिया, उसने अपना जीवन सही तरीके से सुलझा लिया। हम भजन गाएंगे, सभी लोग हासिल करेंगे। कृष्ण जिनका गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कितनी बार? बारंबार। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है,
आ रहे हैं। दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी मां मैया है। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते रहिए। और ये त्यागराज स्टेडियम की सी तस्वीरें जहां पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे हुए हैं। यहां पर आपको बता दें कि भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बुजुर्गों से भी इंटरेक्ट करेंगे। जो बुजुर्ग आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम मंदिर आज रवाना हो रहे हैं, उन बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि ये 19वीं ट्रेन है जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत जा रही है रामेश्वरम तीर्थ, और वहां पर जाने वाले बुजुर्गों से भी आज अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ इस भजन संध्या का आयोजन किया गया है और मंच पर आपको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आतिशी मंडेना आपको शिक्षा मंत्री जो कि हैं वो आपको नजर आ रही हैं। अनौर बीजेपी के नेता यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भजन संध्या का आयोजन किया गया। अभी थोड़ी देर बाद अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे बुजुर्गों से भी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये वादा किया था कि बुजुर्गों को मुफ्त में यात्राएं कराई जाएंगी जो कि तीर्थ नाम जाएंगी अलग अलग, और इसी के तहत ये 19वीं ट्रेन है जो रामेश्वरम तीर्थ के लिए रवाना हो रही है। और इसमें जितने भी बुजुर्ग जा रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और उससे पहले इस भजन संध्या का आयोजन किया गया है। और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जो तीर्थ यात्री आज रामेश्वरम मंदिर के लिए रवाना होंगे बुजुर्ग यात्री हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और इस भजन संध्या का आयोजन किया गया है। त्यागराज स्टेडियम है ये जहां पर इस भजन संध्या का किया गया है आयोजन। कि वो एक उम्र के पड़ाव पर हम तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं। उन्होंने बुजुर्गों के बारे में सोचा, उनको रामेश्वरम धाम भेजने के बारे में सोचा। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ महीनों से लगातार हमारी तीर्थ यात्रा की ट्रेनें अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जा रही हैं और हमारे सीएम साहब, मैं, हम लोग ट्रेन को सी ऑफ करने आते हैं तो मैं पिछले कई बार से देख रही हूं कि 80-90% से हमारे तीर्थ यात्री जो जा रहे होते हैं
80% से ज़्यादा हमेशा महिलाएं होती हैं, हमारी माताएं होती हैं। और ये अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक महिला अपनी सारी जिंदगी लगा देती है अपनी परिवार की सेवा में। एक महिला हमेशा अपने आप को अपने परिवार की कतार में आखिरी नंबर पर रखती है। हम सब अपने घरों में देखते हैं कि हमारी माताएं पहले घर में सबको खाना खिलाती हैं, फिर आखिर में खाना खाती हैं। उनको लगता है कि कुछ कम ना पड़ जाए, और अगर कम पड़ जाए तो मैं कम झेल लूंगी, मैं त्याग कर दूंगी, पर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। जब किसी भी प्रकार के खर्चे की बात आती है, कहीं घूमने जाना है, कहीं बाहर जाना है, तब भी महिलाएं अपने आप को कतार में आखिरी नंबर पे रखती हैं। तो मुझे इस बात की खास करके खुशी है कि इस मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हमारी माताएं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने परिवार की सेवा में, उनको इस तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से रामेश्वरम धाम जाने का मौका मिल रहा है। यह हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं तो ये वैसे भी मानती हूं कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सबके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा किया है तो वो दिल्ली की महिलाओं के लिए किया है। दिल्ली की महिलाएं, मुख्यमंत्री जी की माताएं और बहनें, उनके लिए हमेशा पहले नंबर पर आती हैं। अगर आप दिल्ली सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं उनको, और ये तस्वीरें आपको हम त्यागराज स्टेडियम से दिखा रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है उसके तहत जो बुजुर्ग हर साल इन ट्रेनों में सवार होकर अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, उसी कार्यक्रम के तहत आज भजन संध्या का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। देवभूमि के दंगल में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।